हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है दक्षिण कोरिया के द्वारा सुझाए गए हिंद प्रशांत स्ट्रेटजी के संदर्भ में। हिंद प्रशांत स्ट्रेटजी क्या है, इससे संदर्भित जो अन्य आयाम है क्या है, और साथ ही इसका चीन से क्या कुछ संबंध है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, ये आप सामने इनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये G20 शिखर सम्मेलन में हाल ही में पार्टिसिपेट किए थे। इनका नाम है यूंग सुक येओल, है ना। नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, है ना। यूंग सुक येओल, ठीक है। तो ये इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए और इसी सम्मेलन में इन्होंने हिंद प्रशांत स्ट्रेटजी की चर्चा भी की। यह हिंद प्रशांत स्ट्रेटजी क्या है और इससे संबंधित जो अन्य पक्ष हैं वो क्या है, इसे हम एक एक करके यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि हम किस क्षेत्र की बातचीत कर रहे हैं। यह जो क्षेत्र है ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है और यहाँ जो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये हिंद महासागर का रीजन है। और इन दोनों को यदि हम मिला दें, संयुक्त रूप से देखें, तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र कहलाता है। और दक्षिण कोरिया की जो अवस्थिति है वो यहाँ पर है, ये है दक्षिण कोरिया। और इसकी नजदीकी किन देशों के साथ में है, तो उत्तर कोरिया, चीन और जापान के साथ में। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ये आप लोकेशन से समझ सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि दक्षिण कोरिया ने हिंद प्रशांत रणनीति की चर्चा की है इस सम्मेलन में। दक्षिण कोरिया के इस रणनीति के कंटेक्स्ट में कुछ आयाम आपको समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि यह चीन और अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन की जरूरत पर बल देता है ना। दरअसल है ये कि दक्षिण कोरिया चाहता है कि जहां एक तरफ चीन के साथ जो उसका संबंध रहा है लंबे समय से वह भी दुष्प्रभावित न हो, और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो उसका संबंध रहा है वह भी दुष्प्रभावित न हो। लेकिन हाल के समय में दक्षिण कोरिया एक तरीके से कह सकते हैं कि यह टिल्ट हो रहा है, यह झुक रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर, और उसकी एक बानगी है इस स्ट्रेटजी के तौर पर। यहां पर मैं आपको ध्यान दिला दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण देश के तौर पर उभर रहा है। और यहां पर जो एक क्वाड है ना, QUA और D, क्वाड में अमेरिका की बड़ी भूमिका है ना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत भी इसमें शामिल है, लेकिन अमेरिका भी इसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहा है। और क्वाड में पहले दक्षिण कोरिया नहीं चाहता था कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, वह थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखता था, लेकिन हाल के समय में उसकी रणनीति में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, यहां पर मैं आपको यह भी बताऊं कि अमेरिका के साथ में दक्षिण कोरिया लंबे समय से विभिन्न स्तरों पर जुड़ा हुआ है ना। यहां पर जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी वर्ष 2016 के आसपास में, तो फिर अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को THAAD थर्ड नामक मिसाइल से उसकी सहायता भी की थी, है ना। इसका मतलब है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इस तंत्र के माध्यम से, इस उपकरण के माध्यम से, इस हथियार के माध्यम से अमेरिका के द्वारा दक्षिण कोरिया को उस समय में 2016 में सहायता भी की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में अन्य स्तरों पर भी तकनीकी इससे संबंधित सहायता को लेकर करके भी एक संबंध सुदृढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर के स्तर पर कहें या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों के स्तर पर कहें, दोनों देशों के बीच में बेहतर संबंध रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन के साथ में दक्षिण कोरिया का लंबे समय से आर्थिक संबंध रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस कंटेक्स्ट में आपको यहां पर समझने की जरूरत है कि हाल के समय में जो दक्षिण कोरिया है वह किस तरीके से अमेरिका के साथ में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां ध्यान रखिएगा कि जिस G20 के शिखर सम्मेलन में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने इस रणनीति पर बातचीत की,
वहां पर जापान और अमेरिका के साथ इन्होंने त्रिपक्षीय वार्ता की। साथ ही अमेरिका के साथ अलग से और जापान के साथ अलग से भी इन्होंने द्विपक्षीय वार्ताएं की, इस पूरी रणनीति के मद्देनजर, है ना। आगे बात करते हैं कि इस रणनीति का मकसद यदि खोजा जाए कि भाई दक्षिण कोरिया आखिर इस रणनीति को लेकर करके उत्सुक क्यों है, तो यहां पर यह इसका कहना है कि हम इस क्षेत्र में शांति, स्वतंत्रता और संपन्नता पर बल देना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो इस कंटेक्स्ट में जो यह देश है, यह चाहता है कि हम इस रणनीति को यदि अपनाते हैं तो यह हमारे लिए लाभकारी हो सकता है ना। देखो, दरअसल बात यह है कि दक्षिण कोरिया पहले चाहता था कि जहां एक तरफ हम अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अमेरिका के साथ सहयोग करें, वहीं आर्थिक सहयोग के दृष्टिकोण से किसके साथ, तो चीन के साथ रहें, है ना। लेकिन हाल के समय में इसकी इस नीति में परिवर्तन देखा गया है। हाल के समय में दक्षिण कोरिया चाहता है कि हम एक तरफ सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ तो सहयोग करें ही, लेकिन दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से पूरे विश्व के साथ हम सहयोग करें। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि वह चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता है कि नहीं। तो इसी कारण से उसकी जो यह रणनीति है, यह रणनीति यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा वह यह भी चाहता है कि चीन का जो दबदबा है ना, चीनी दबदबे का प्रत्युत्तर देना चाहता है, ठीक है। साथ ही वह यह भी चाहता है कि उत्तर कोरिया के नाभिकीय खतरे का प्रतिसंतुलन, खतरे का प्रतिसंतुलन, है ना। तीसरी बात, वह यह भी चाहता है कि IPEF में भागीदारी। IPEF का मतलब क्या हुआ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई है ना। तो इन दृष्टिकोण से जो दक्षिण कोरिया है वह इस क्षेत्र को लेकर करके बहुत ही अधिक संवेदनशील नजर आ रहा है ना। आगे यहां पर थोड़ा सा हम ये समझें कि भाई हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो महत्व है वह क्यों यहां पर सामने आ जाता है। तो पहली बात तो यह है कि यहां पर चीन की भूमिका है, और चीन इस क्षेत्र में, है ना, चीन के द्वारा इस क्षेत्र में कई सारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं उस पर कब्जा हो गया है ना। और वह इस तरीके से कब्जा किया है कि वहां पर उसने सैन्य शिविर खोल दिए हैं, है ना। तो यहां पर इस दृष्टिकोण से यह जो क्षेत्र है अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि व्यापारिक दृष्टिकोण, है ना, यह जो क्षेत्र है व्यापारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है ना। एक वैश्विक व्यापार का जो बहुत बड़ा व्यापार का हिस्सा है वह इस क्षेत्र से होता है, क्लियर। इसके अलावा जो चीन के बारे में मैंने आपको बताया कि कई सारे छोटे छोटे जो द्वीप हैं वहां पर उसने शिविर खोल दिए हैं, तो उसका विरोध यहां पर फिलीपींस के द्वारा, वियतनाम के द्वारा, इंडोनेशिया के द्वारा कई स्तरों पर किया जा रहा है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के द्वारा। उनका यह कहना है कि चीन ने इस क्षेत्र में अपना दबदबा जानबूझकर करके स्थापित किया है और यह ठीक बात नहीं है ना। तो इन परिस्थितियों के लेकर करके यह जो क्षेत्र है अपने आप में संवेदनशील हो गया है। इसके साथ साथ जो हमने क्वाड की बात की है ना, इस लिहाज से भी यह क्षेत्र अपने आप में रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो गया है।
जाहिर सी बात है यहाँ पर अमेरिका की उपस्थिति है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की उपस्थिति है, जापान और भारत भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन्हीं पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए दक्षिण कोरिया ने कोशिश की है कि इस क्षेत्र में हम अपने आप को किस तरीके से स्टैंड करते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे इस पूरे मामले को और थोड़ा सा देखें। देखो, हिंद प्रशांत में दक्षिण कोरिया की यदि हम पूर्व की नीति की बात करें तो पहले इसकी नीति एज सच सक्रिय नहीं थी, है ना, इसको एक्टिव पॉलिसी के तौर पर नहीं देखा जाता था। दक्षिण कोरिया पहले जो है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी या फिर रणनीतिक अनिश्चितता के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को देखता था। अनिश्चितता, है ना। लेकिन अब इसमें तब्दीली आई है। अब जो है यह स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी, ठीक है, रणनीतिक स्पष्टता, इस दृष्टिकोण से अब वह इस क्षेत्र को देख रहा है। पहले की स्थिति ऐसी थी कि जापान ने 2021 के अपने एक डिप्लोमेसी बुक में दक्षिण कोरिया को शामिल भी नहीं किया था, है ना, जबकि फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड इन सभी देशों को शामिल किया था जिनका इस क्षेत्र से ऐसा कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन दक्षिण कोरिया को शामिल नहीं किया था क्योंकि दक्षिण कोरिया इस मामले में पूरा अलग थलग रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि यदि हम चीन के साथ तनाव मोल लेंगे तो उससे हमारा जो आर्थिक संबंध है चीन के साथ उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं। लेकिन हाल के समय में जो मैंने आपको कारण बताए, फैक्टर्स बताए पीछे वाली प्लेट में, कि इन कारणों से दक्षिण कोरिया अब इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ रहा है और इस लिहाज से उसने अपनी रणनीति में बदलाव लाया है। क्लियर। आगे बात करें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो रणनीतिक समीकरण है वह रणनीतिक समीकरण क्या कुछ कहता है। तो एक तरफ जहां भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश यहां पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच में एक तनावपूर्ण माहौल है, तनावपूर्ण संबंध है। वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के बीच में भी तनावपूर्ण संबंध है कि नहीं। साथ ही चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के जो अधिकांश देश हैं उनके साथ भी इसका तनावपूर्ण संबंध है। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे में ये जो एक फैक्टर है, ये फैक्टर यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, है ना, इन तीनों देशों ने क्या बनाया है, तो ऑकस, है ना। तो इस क्षेत्र में ऑकस की भी अब भूमिका बढ़ गई है। ब्रिटेन और अमेरिका के साथ में ऑस्ट्रेलिया यहां पर आ गया है ना। तो यह जो एक रणनीतिक समीकरण है, इस रणनीतिक समीकरण के मद्देनजर आप समझ सकते हैं कि चीन को लेकर करके किस तरीके से प्रतिसंतुलन की नीति अपनाई जा रही है। और यहां पर दक्षिण कोरिया निश्चित तौर पर चाहता है कि इस पूरे समीकरण को देखते हुए वह किस ओर जाए, तो अमेरिका और उसके साथ जो अन्य सहयोगी देश हैं उसके साथ वह जाए। और हाल के समय में वह इसी नीति को फॉलो करने की ओर बढ़ रहा है। तो आज की चर्चा में हमने इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से दक्षिण कोरिया इस संदर्भ में, इस रणनीति के संदर्भ में आगे बढ़ रहा है और उसका विचार क्या कुछ है। आइए इस पूरी चर्चा के आधार पर एक सवाल देख लीजिए, उस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। क्वाड समूह में कौन से देश शामिल हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4,
1, 2, 3 और 4 बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।